Дайте пацанам посчитать потери. Самонали погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Как толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं ललित सर और स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर। योर ड्रीम्स आवर गोल्स, आपके सपने हमारा लक्ष्य, ठीक है। और इसी के साथ आज अपन लेकर आ रहे हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3.9 से 3.13 तक। लास्ट के 2 वीडियो मेरे YouTube पे अपलोड हो चुके हैं। चैप्टर 3 के 3.1 से 3.5 5 क्वेश्चन का सेट अलग है, छठे सातवें आठवें क्वेश्चन का सेट अलग है। आज 9 से लेके 13 तक के पूरे 5 क्वेश्चन अपन इस वीडियो में प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलो तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन और किताब अपने साथ उठा लीजिए, है ना। जंग की शुरुआत हो चुकी है। चलो, वो बोल रहा है क्वेश्चन 3.9, चित्र में दर्शाए नेटवर्क में प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। अच्छा, चित्र अपन को दिया गया है, देखो ये डायग्राम दे रखा है, इसको पहले से मैंने डिजाइन कर दिया है। इस डायग्राम में जो अपने को ये दर्शाई गई है शाखाएं, शाखाएं कौन सी होती है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ए हो गया। जो ये शाखाएं हैं, इन शाखाओं में अपन को क्या करना है, धाराओं का मान ज्ञात करना है। तो बंद परिपथ, अच्छा ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी चतुर्भुज आकार की, इसको अपन बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज को जटिल परिपथों को सोल्व करने के लिए कौन से अंकल आए थे, किरचॉफ अंकल। और उन्होंने 2 नियम दिए थे, एक संधि का नियम, एक लूप का नियम। तो इसको अपन सोल्व करने वाले हैं किससे बेटा, किरचॉफ के लूप नियम से। तो देखो किरचॉफ के लूप नियम से अपन इसको सोल्व करते हैं। बंद परिपथ से जो निर्मित होता है उसे लूप बोला जाता है, ठीक है। चलो, अच्छा पहला लूप क्या बन रहा है, देखो पहला लूप का मतलब बंद सर्किट। तो अपने पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 2 लूप तो ही हो गए। एक लूप अपन बाहर के बाहर चलाएंगे। तो देखो फर्स्ट लूप क्या बन रहा है, ए बी डी ए बी डी ए। अच्छा तो लूप कैसे चलेगा बेटा, इस तरीके से चलेगा। अच्छा, किरचॉफ के लूप चलाने के नियम की वैसे तो ट्रिक्स आपको पता होगी। धारा की दिशा में जाते हैं तो पॉजिटिव, और धारा की दिशा के अपोजिट जाते हैं, मतलब अपन जा रहे हैं यूं, धारा आ रही है इस तरफ से, तो धारा की दिशा के अपोजिट जाते हैं तो माइनस आता है। तो देखो फर्स्ट वाला लूप नंबर फर्स्ट क्या बन रहा है अपना, लूप नंबर फर्स्ट बन रहा है बेटा लूप नंबर ए बी डी ए में। अब देखो सबसे पहले अपन इस फर्स्ट वाले लूप में जाते हैं बेटा। तो देखो ए से बी तक कितना ओम है, 10 ओम है। ए से बी तक कितना ओम है, 10 ओम है। 10 ओम में कितनी धारा जा रही है, I1, है ना। अपन यूं जा रहे हैं, धारा भी यूं जा रही है, तो कितना हो जाएगा 10 I1, होगा कि नहीं होगा। चलो आगे आ जाओ। हाँ, बी से डी में तो I3 जा रही है कितने में, 5 ओम में। तो देखो जो धारा है उसको प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करके लिखना है ना। तो 5 ओम में I3 जा रही है, तो 5 I3 हो गई। इधर आ जाओ, डी से ए में जा रहे हैं, तो अपन तो जा रहे हैं यूं, धारा आ रही है यूं, मतलब टकराव हो गया अपोजिट, दैट मींस माइनस आने वाला है। तो डी से ए में जाएंगे, 5 ओम की धारा जा रही है किसमें, हाँ भाई सॉरी 5 ओम में धारा जा रही है कौन सी, I2, तो माइनस का 5 I2 बराबर 0। अच्छा बेटा 5 का भाग जा रहा है सब में, तो इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, 5 का भाग सब में दे दो, तो 2 I1 प्लस I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1। ये आपका फर्स्ट वाला लूप क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है बेटा। अब लूप नंबर सेकंड उठाते हैं। तो किरचॉफ ने जो नियम दिया है उसको पूरा करना पड़ेगा, ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। लूप नंबर सेकंड कौन सा है, बी, बी से कहां जाना है, सी, सी से डी, और डी से वापस बी, यानी कि इस तरीके से चलना है यू, ठीक है। ये एरो भी आपको बना के आने पड़ेंगे एग्जाम में, ताकि वो समझ जाए कि इसने लूप कैसे चलाया, क्योंकि सामने वाले को भी तो इक्वेशंस मैच करनी पड़ेगी ना। चलो अब आ जाओ बेटा, बी से सी तक में 5 ओम है, 5 ओम के अंदर कौन सी धारा जा रही है, I1 माइनस I3। तो लूप नंबर कौन सा है, बी सी डी बी में सभी बच्चे देखें 5 ओम में जा रही है I1 माइनस I3, ठीक है। चलो इसके बाद आप इधर आ रहे हो, धारा इधर जा रही है, मतलब माइनस 10 ओम में जा रही है I2 प्लस I3, तो माइनस का 10 ओम में कितनी जा रही है, I2 प्लस I3। इसके बाद देखो डी से अपन कहा जा रहे हैं बी,
इधर जाइए माइनस, तो 5 ओम में कितनी जा रही है I3, तो माइनस का 5I3 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन कर दे, तो 5I1 माइनस 5I3, इससे ओपन करेंगे तो माइनस का 10I2, इससे इसको करेंगे तो माइनस का 10I3 माइनस का 5I3 बराबर 0। चलो I1 कितना है 5I1, ठीक है, माइनस I2 कितना है 10I2 और I3 कितना है 5 और 10 15 और 5 20, तो माइनस का 20I3 बराबर 0। अच्छा सब में 5 का भाग जा रहा है, तो समीकरण कौन सा बनेगा बताओ, I1 माइनस 5 दूनी 10 2I2 5 चौको 20 माइनस का 4I3 बराबर 0। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। यानी कि 2 लूप अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 2 इक्वेशन बन चुकी है बेटा। अब एक और लूप चलाएंगे अपन, तो इस समीकरण को फिर अपन विलोपन विधि पढ़ा आपने, एलिमिनेशन मेथड, उस विधि के द्वारा अपन I1 I2 और I3 के मान निकालेंगे। ठीक है, चलो तो यहां तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसके आगे स्टार्ट करते, क्योंकि डायग्राम रफ नहीं कर सकते, लूप अपन को यहां देखना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी करो। हाँ बेटा ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब अपना नेक्स्ट लूप जो चलेगा वो कैसे चलेगा, देखो लूप नंबर 3 अपन आउटसाइड वाला चलेंगे, बाहर वाला। कैसे, ए से बी, बी से सी, सी से अंदर नहीं जाना, बाहर की तरफ, सी से ई, ई से एफ और एफ से वापस ए तक, ये बाहर वाला लूप चला रहा है। ठीक है, तो लूप नंबर अपने पास थर्ड वाला कौन सा चलेगा, ए से बी, बी से सी, सी से ई से एफ और एफ से ए, ये वाला लूप अपन को चलाना है। अब देखो लूप कितना शानदार चलने वाला है, ए से बी तक 10 ओम, 10 ओम में कितनी धारा जा रही है बेटा I1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10I1, होगा कि नहीं होगा, इधर आ जाओ। 5 ओम में कितनी जा रही है I1 माइनस I3, तो 5 में कितनी जा रही है I1 माइनस I3। ठीक है, और आगे आ जाओ, अब B से C तक आ गए। अब देखो C से धारा जो जा रही है वो जा रही है I1 प्लस I2, किस में जा रही है भाई, अब नीचे से हो क्या हो गया, किस में जा रही है 10 ओम में, तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा 10 ओम में धारा जा रही है कितनी I1 प्लस I2, ये धारा अपने पास जा रही है। अच्छा अब देखो इधर सुनो, यहां से यहां तक आएंगे, फिर यहां पे आओगे, पहले माइनस आ गया, और आपको ये पता होना चाहिए जब भी अपन लूप चलाते हैं पहले माइनस आ जाता है ना, या फिर पहले प्लस आ जाता है, तो वो लेना पड़ता है। पहले माइनस आ गया तो माइनस का 10 होगा, तो माइनस का 10 बराबर 0। चलो अब इसमें क्या करेंगे, 10I1 ब्रैकेट खोल दो, इसको खोलेंगे 5I1 माइनस का 5I3 प्लस का 10I1 प्लस का 10I2 इज इक्वल टू, विद्युत बल वाली चीजों को एक तरफ पहुंचा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 10I1 5I1 कितना हो गया 15I1 और 10I1 कितना हो गया 25I1, तो कितना आ रहा है बेटा 25I1। I2 कितना आ रहा है बताओ 10I2 और I3 कितना आ रहा है माइनस का 5I3 बराबर कितना 10। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा सब में 5 का भाग जा रहा है, तो दे सकते हैं अपन, 5 का भाग जा रहा है तो क्या बनेगा 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 बराबर कितना 2। समीकरण नंबर 3, ये अपने पास मेन समीकरण बन गया। अब समीकरण 3 के साथ होना क्या चाहिए, समीकरण 1 एवं 3 से, समीकरण 1 एवं 2 से आपको पहले प्रॉपर समीकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये 3 आप रखोगे ना, जैसे I1 I2 रखोगे तो I3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 चीजों में विलोपन विधि का समीकरण इजीली काम नहीं करता, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है ना, क्योंकि त्रिपदी व्यंजक में या तो फिर तुम श्रीधराचार्य सूत्र लगाओ, ऐसे करके सोल्व करो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब अपने पास क्या है, समीकरण 1 एवं 3 से, अच्छा समीकरण 1 एवं 3 से, अब देखो समीकरण जो अपना फर्स्ट वाला बना था, सभी बच्चे मैच करें, यही वाला बना था 2I1 माइनस I2 प्लस I3, मिला लो, यही बना था। इससे I3 का मान निकालोगे तो I2 माइनस 2I1 आएगा, I3 का मान क्या आएगा I2 माइनस 2I1, इस I3 का मान यहां पे रख दो, यहां रखते ही आपका समीकरण चेंज हो जाएगा। तो देखो 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, I2 माइनस 2I1, है ना, यही है ना वैल्यू रखनी है, आगे माइनस लगा हुआ है, बराबर कितना 2। अब खोलो इसको, 5I1 प्लस 2I2 माइनस का I2 माइनस माइनस प्लस का 2I1 बराबर कितना 2, आ रहा है कि नहीं आ रहा।
5i1 और 2i1 कितना हो गया बेटा 7i1 हुआ कि नहीं हुआ 7i1 ही हो गया। इधर 2i2 में से एक i2 गया तो कितना बचा प्लस का i2 बराबर अपने पास कितना है 2। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। ये एक नया समीकरण निकल कर आ गया क्योंकि विलोपन विधि इजीली हो जाएगी अब। अच्छा एक और समीकरण देखो जैसे 1 और 3 से कॉन्सेप्ट बनाया था ऐसे 1 और 2 से कॉन्सेप्ट बना लो। तो समीकरण 1 एवं 2 से, लेकिन दूसरा समीकरण आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई थर्ड तो आपने बना लिया। तो दूसरा समीकरण क्या था एक बार के लिए मैं इधर लिख देता हूं। दूसरा समीकरण देखो अपने पास ये आया था, सभी बच्चे ध्यान देंगे i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक करो बेटा सेकंड वाला समीकरण यही आया था। अपन ने जो सेकंड लूप चलाया था ना ये वाला समीकरण आया था। इसमें i3 का मान रखना है, i3 का मान फर्स्ट से ही निकालना है। फर्स्ट वाला अपन निकाल चुके हैं i2 माइनस 2i1। एक बार रख के देंगे तो रखो देखो इस वाले समीकरण को इधर ले आओ फटाफट। इधर अपने पास i1 माइनस इधर कितना है बेटा 2i2 माइनस का 4 i3 की वैल्यू कितनी है i2 माइनस 2i1। तो यहाँ पे अपन कितनी वैल्यू निकाल देंगे i2 माइनस 2i1। ठीक है बराबर इधर कितना था अपने पास 0। भाई इधर तो 0 ही था तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा ये वैल्यू रख दी। अब इसको सोल्व करते हैं तो i1 माइनस का 2i2 माइनस का 4i2 माइनस माइनस प्लस का 8i1 बराबर 0। अच्छा i1 कितना हो गया ये तो बहुत इजी हो गया 8i1 और i1 कितना हो गया बेटा 9i1 माइनस 4i2 माइनस 2i2 कितना हो गया माइनस का 6i2 बराबर 0। समीकरण नंबर 5। अब तो सोल्व कर लोगे ठीक है। अच्छा इसमें 3 का भाग इधर है देखो 3 का भाग अपन दे सकते कि नहीं दे सकते है ना। चलो अब 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर तो अपन कैसे देने वाले हैं इसके अंदर सभी बच्चे ध्यान दें कि समीकरण यहाँ पे दे दो 3i1 माइनस का 2i2 बराबर 0। समीकरण 5 इसको देने की वजह इसको दे दो ज्यादा इजी रहेगा। तो एक समीकरण तो ये बन रहा है और एक समीकरण ये बन रहा है। चौथा वाला पांचवा वाला समीकरण एक बार वैल्यू मैच कर लेते हैं इसकी 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है। 7i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 2 बिल्कुल सही है बेटा है ना। तो दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा जब आप सोल्व करोगे विलोपन विधि आती है ना कैसे करते थे याद करो। इस समीकरण को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो फिर इधर 2i2 आ जाएगा फिर ये कैंसिल हो जाएगा। बोलो तो करके दिखाओ। अच्छा चलो ठीक है करके दिखा देते नहीं तो बच्चों को लगेगा सर विलोपन हमारा हो गया क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा क्योंकि ये क्वेश्चन अभी थोड़ा और बच रहा है। हाँ बेटा अब विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व करने के लिए अपने पास दो समीकरण कौन कौन से थे एक बार समीकरण मिलाइए 7i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 2। इसको अपन ने समीकरण 4 दिया था कि नहीं दिया था है ना। एक अपने पास समीकरण आया था 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0 समीकरण 5 ये दोनों आए थे। विलोपन विधि से कैसे सोल्व करेंगे इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा चेक करो भाई यहाँ पे आ जाएगा 7 दूनी 14i1 प्लस 2i2 है ना और इधर 2 दूनी 4। नीचे वाला ये समीकरण एज इट इज नीचे ले जाओ 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0। अच्छा विलोपन विधि कैसी होती है देखो इसको ऐसे कैंसिल कर देते 10th क्लास में पढ़ा है ये ऐसे कैंसिल हो जाता था। 14 और 3 कितना हो गया बेटा 17i1 बराबर 4। तो i1 का मान निकल कर आ गया है 4/17 एम्पियर। ये i1 की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। ठीक है चलो अब i1 की वैल्यू आ गई तो बच्चे कह रहे सर i2 की निकाल लो। तो i2 के लिए तो देखो ये समीकरण देखो 5 वाला उठा लो इसको। तो समीकरण 5 में इसका मान रख देते हैं। तो समीकरण 5 में कैसे रखेंगे पहले समीकरण को सेट करो कैसे 3i1 बराबर 2i2 है ना। अगर मुझे i2 निकालना है तो आ जाओ i2 बराबर कितना हो जाएगा 3/2 i1। तो i2 बराबर 3/2 i1 का मान कितना निकाला बेटा 4/17। अच्छा 2 से कट गया 2 बार 3 दूनी 6 तो i2 कितना आ गया 6/17 एम्पियर। कितना आ गया बेटा 6/17 एम्पियर। अच्छा i1 आ गया सुनो i1 आ गया i2 आ गया। अब इन दोनों को कैसे निकालोगे भाई i1 आ गया i2 आ गया निकालना क्या है i3 और i3 के बीच का रिलेशन क्या था देखो अपन ने एक समीकरण निकाला था i3 बराबर
I2 माइनस 2I1, याद करो समीकरण फर्स्ट वाला जो बना था उससे निकाला था, है ना। तो I3 कैसे निकालेंगे, I2 कितना है 6/17 माइनस 2I1, तो I1 का डबल, इधर देखो इसको 2I1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2I1 का मतलब 8/17 हो जाएगा भाई। इसको अगर 2I1 कर देंगे तो 8/17 होगा कि नहीं होगा, तो 8/17 लघुत्तम ले लो बेटा, 17 लघुत्तम आ गया, 6 में से 8 गया, कितना आ गया माइनस का 2/17 एम्पियर, कितना आ गया माइनस का 2/17 एम्पियर। ये अपने पास प्रत्येक शाखा में जो धारा जा रही है I1, I2, I3 इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, हाँ इंडिविजुअली अगर वो पूछे बोर्ड एग्जाम में तो कैसे करना है, देखो कैसे बताना है, ए से लेके बी तक में कितना जा रहा है, ए बी शाखा में जा रही है, हाँ बेटा कितनी जा रही है I1 माइनस I3, तो देखो B से C तक में I1, तो I1 अपन को पता है, I3 अपन को पता है, ये देखो I1 अपन ने यहाँ निकाली, I3 यहाँ निकाली, तो इनको माइनस करके अपन सेट कर सकते हैं ना सारी में कि कितनी शाखा में कितनी धारा जा रही है, बस। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3.9 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.10, ठीक है। एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बेटा ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, चलो अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, अपना है क्वेश्चन नंबर 3.10। अब देखो ये 3.10 है वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं पहले, फिर इसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक S बराबर 12.5 ओम हो तथा संतुलन बिंदु अपने पास ए सिरे से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है, कितने सिरे से, ए सिरे से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई में प्राप्त होता है, और प्रतिरोध भी दे रखा है आपको कितना, S बराबर 12.5 ओम, ठीक है, और संतुलन पॉइंट दे रखा है, यानी कि मीटर सेतु में पूरा तार होता है 100 मीटर का, आगे की लंबाई दे रखी है संतुलन लंबाई, तो बैलेंसिंग लेंथ अपन कैसे निकालेंगे 100 माइनस एल करके, कैसे निकालेंगे 100 माइनस एल करके, तो आर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आर का प्रतिरोध अपन कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले एक और चीज पूछ रहा है, देखो व्हीट स्टोन या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कॉपर की पत्ती का उपयोग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि मोटी कॉपर की पत्तियों का उपयोग करने से उनका प्रतिरोध नगण्य हो जाता है, जो भी अनावश्यक प्रतिरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि आपको पता है संतुलन लंबाई के लिए बैलेंसिंग लेंथ के लिए प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए, ठीक है, इसलिए अपन मोटी कॉपर की पत्तियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो तो अपने पास यहाँ पर S का मान कितना दे रखा है, देखो 12.5 ओम दे रखा है, ठीक है, संतुलन लंबाई दे रखी है यानी कि L दे रखा है 39.5 सेंटीमीटर, ये अपन को दिया हुआ है। निकालना क्या है, ए वाला पॉइंट, सबसे पहले ए वाला पॉइंट निकालना है, प्रतिरोध R ज्ञात करो। तो देखो आपको मैंने बताया है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, आपको पता होना चाहिए पहले, व्हीट स्टोन के सिद्धांत से, समझ रहे हो बेटा, व्हीट स्टोन के सिद्धांत से। तो देखो व्हीट स्टोन का सिद्धांत अपने पास क्या होता है, व्हीट स्टोन का सिद्धांत होता है P/Q बराबर R/S। S का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, Q/P इंटू R। मीटर सेतु में क्या करते हैं अपन, Q की जगह क्या लेते हैं जल्दी बताओ, 100 माइनस L, P की जगह क्या लेते हैं L इंटू R, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। अब इसी तरीके से अपन को ये चीजें निकालनी पड़ेगी, तो 100 माइनस एल समझना, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। अपन को आर निकालना है, क्या निकालना है बेटा, अपन को निकालना है आर, तो आर निकालना है तो इसको वज्र गुणा कर दे, तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे अपन बताओ, एस इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल, होगा कि नहीं होगा। तो आर निकालने की वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में 12.5, एल का मान कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में 39.5, ठीक है, अपॉन 100 माइनस एल। अब आप खुद ही सोचो 100 माइनस एल का मतलब 39.5 को 100 में से घटाएंगे कितना 60.5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, और फिर जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो एक बार इसका डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता हूं क्योंकि वैल्यू सॉल्व की हुई है। इस पूरे को सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.2 ओम। कितना आएगा बेटा 8.2 ओम, ठीक है, कहानी समझ आ रही है। ये अपना ए वाला पॉइंट हो गया। अब इधर देखो बी वाला पॉइंट क्या पूछ रहा है, बी वाला पॉइंट पूछ रहा है आर तथा एस को
अगर अंतर बदल कर दिया जाए, मतलब एक्सचेंज कर दिया जाए, सबसे बेटर है इंटरचेंज बोल सकते हो, मतलब एस को आर की जगह लगा दिया, आर को एस की जगह लगा दिया। अगर अंतर बदल कर दिया जाए तो उपरोक्त बिंदु ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है बेटा, आर तथा एस को बदल देंगे, आर तथा एस को बदलने पर, आर तथा एस को बदल देंगे तो अपने पास जो संतुलन लंबाई है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि जैसे मान लो ये तार है, पहले आगे वाली लंबाई क्या थी, आगे वाली लंबाई थी 39.5, जो कि किसका काम कर रही थी, पी का। 100 माइनस एल अपन निकालेंगे तो पीछे वाली अपने पास जो लंबाई है वो किसका काम कर रही थी, 60.5 का। ठीक है, कर रही थी कि नहीं कर रही थी बेटा, कर रही थी ना। चलो, तो ये इसका पी का काम कर रही थी, ये अपने पास क्यू का काम कर रही थी। तो जब इन दोनों को अपन आपस में एक्सचेंज कर देंगे तो एक्सचेंज करने पर ये इसके साथ तो इधर इसके साथ एक्सचेंज करेंगे तो 60.5 वैल्यू किसकी हो जाएगी, आर की। भाई पहले अपने पास एस की वैल्यू कितनी, देखो इधर अच्छे से समझो, पहले अपने पास यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है 39.5, अब एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ, एस की वैल्यू यहाँ पे काम करेगी 60.5, ठीक है, आर की वैल्यू हो जाएगी 39.5, यानी कि दोनों बदल जाएंगे। दोबारा समझो, कई बच्चों को क्लियर नहीं हुआ ये, आर और एस को अंतर बदल करने पर, देखो क्या पूछा है, आर तथा एस को अंतर बदल करने पर इसके जो अपने पास क्या पूछ रहा है वो उपरोक्त बिंदु ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, जब आप इंटरचेंज कर दोगे तो पहले जो संतुलन लंबाई 39.5 में प्राप्त हो रही थी, अब किसमें प्राप्त होगी, ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। यानी कि अब संतुलन लंबाई किसमें प्राप्त होगी बेटा, 60.5 सेंटीमीटर पे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो अच्छा, सी वाले पॉइंट की बात करते हैं अपन। सी वाला पॉइंट क्या कह रहा है, यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को बदल दिया जाए, किसको बदल दिया जाए, गैल्वेनोमीटर और सेल को बदल दिया जाए तो क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा। और आपको शायद ये पता है कि अपने पास मीटर सेतु व्हीट स्टोन पे काम करता है कि नहीं करता, और व्हीट स्टोन में ये प्रोसेस है कि आप गैल्वेनोमीटर को, देखो किस किस को बदल रहा है, आप गैल्वेनोमीटर को और आपका जो भी सेल है आप उसको आपस में परिवर्तित कर सकते हो। और जब अपन गैल्वेनोमीटर और सेल को आगे पीछे कर दे या ऊपर नीचे अगर इसको कनेक्ट करते हैं, अगर इसको इंटरचेंज भी करते हैं, अंतर बदल भी करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर किसी भी प्रकार की कोई धारा नहीं दर्शाएगा। रीजन, भाई अंतर बदल करने पर किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा करंट नहीं दर्शाएगा, पुनः कोई धारा नहीं दर्शाएगा। एक बार तो वो दर्शाता है, लेकिन अंतर बदल करने पर कोई प्रकार की धारा वो नहीं दर्शाएगा। तो ये आपका उदाहरण अपना क्वेश्चन नंबर 3.10 कंप्लीट हुआ। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.11। ठीक है, फटाफट से चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही खड़ा हूं मैं, टेंशन मत लो। चलो हो गया, देख लो भाई देख लो। हाँ भाई, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3.11 एनसीईआरटी का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3.11। हाँ बेटा, चलो अगला अपन क्वेश्चन करते हैं 3.11। ठीक है, चलो 3.11 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बस एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जो मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा है ना, उसमें जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है उनको एक साथ जोड़ देते हैं, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 आपने पढ़ा है। समांतर क्रम में अगर कोई प्रतिरोध है तो 1/R1 1/R2 1/R3 इस तरीके से जोड़ते हैं। अगर दो तरह के सेल दे रखे हैं, कितने सेल, दो तरह के सेल दे रखे हैं जिनके विद्युत वाहकबल अलग अलग दे रखे हैं, अगर प्लस प्लस से कनेक्ट है, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं उसको कैच करो, अगर प्लस प्लस से कनेक्ट है, माइनस माइनस से कनेक्ट है, तो दोनों का परिणामी विद्युत वाहक बल माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। समझो, प्लस वाला टर्मिनल प्लस से कनेक्ट हो और माइनस माइनस से कनेक्ट हो, तब तो माइनस करेंगे, अदरवाइज प्लस करेंगे। तो इसी प्रकार का अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के ऐसे क्वेश्चनों के चांस रहते हैं।
वो बोल रहा है 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। 8 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की कोई बैटरी है, तो वोल्ट को अपन एप्सिलॉन से दर्शा दे, ठीक है, और जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है, आर बराबर 0.5 ओम। चलो, इसको श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। बाह्य प्रतिरोध कितना, 15.5 ओम का अपन यूज कर रहे हैं श्रेणी क्रम के साथ। उसके बाद चार्ज होते समय, सुनो रुक एक मिनट, उपयोग किया जाता है और उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है, यानी कि एप्सिलॉन 1 या एप्सिलॉन डैश मान लो भाई, परिणामी निकालना है तो एप्सिलॉन डैश भी अपन मान सकते हैं। तो एप्सिलॉन 1 का जो अपना है वो दे रखा है 120 वोल्ट के डीसी से इसको चार्ज किया जा रहा है। नॉर्मल वोल्टेज 8 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, और अपने पास डीसी वोल्टेज ज्यादा दे रखा है, कितना, 120 वोल्ट, ठीक है, और जो 8 वोल्ट दे रखा है वो विद्युत वाहक बल की कोई बैटरी है उसका वोल्टेज है। अब बोल रहा है चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है। टर्मिनल वोल्टता का मतलब ये सब दिया गया है, V का मान ये पूछ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। तो पहले तो टर्मिनल वोल्टता निकालो जनाब, और टर्मिनल वोल्टता निकालने के बाद संबद्ध करने का उद्देश्य आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो आइए एक सर्किट डायग्राम इसका बनाते हैं अपन। देखो, सर्किट डायग्राम सिंपल है। हाँ बेटा, तो ये अपना डायग्राम रेडी है। चलो इसका डायग्राम देखते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या रखा है, एप्सिलॉन 1 120 वोल्ट। अब देखो इसके साथ कनेक्ट है प्रतिरोध, तो देखो दो प्रतिरोध अपने पास श्रेणी क्रम में है, स्मॉल आर और कैपिटल आर, यही तो बोला क्वेश्चन में। अच्छा, प्लस वाला देखो प्लस से कनेक्ट है ना, माइनस वाला माइनस से कनेक्ट है, इसका 120, इसका 8 वोल्ट। तो बताओ परिणामी अपने पास विद्युत वाहक बल क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा, समझने की कोशिश करें सभी बच्चे, यदि परिपथ में कौन सी धारा बेटा, प्रवाहित धारा कैपिटल आई हो तो, कैपिटल आई हो तो परिणामी विद्युत वाहक बल, तो परिणामी विद्युत वाहक बल तो अपन को निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो एप्सिलॉन 1 में से एप्सिलॉन को माइनस करेंगे तो 120 माइनस 8 कितना हो गया, 120 माइनस 8 कितना हो गया बेटा, 112 वोल्ट। कितना आ गया भाई, 112 वोल्ट, बिल्कुल सही है अपने पास, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, टर्मिनल वोल्टता के निकालने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, करंट की। तो देखो फर्स्ट पॉइंट अपन को निकालना है धारा, धारा मतलब आई। तो देखो आई का क्या फॉर्मूला आया था, एप्सिलॉन बटे आर प्लस स्मॉल आर, आया था कि नहीं आया था। एप्सिलॉन जो परिणामी आया है कितना आया है, 112, है ना। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर कितना 15.5 और 0.5 कितना आ रहा है भाई, 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, 16 का पारा आता है सबको, 16 चिकी, हाँ भाई, 16 पंजे 85, 16 चिकी छिन में 16 सत्ते 112, तो कितना आ गया बच्चों, आई बराबर आ गया 7 एम्पियर। बच्चे सोच रहे सर पढ़ा सिखा रहे हैं हमको, है ना। चलो अब आ जाओ, धारा अपने पास कंप्लीट हो गया बच्चों। अब अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वो यही तो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, टर्मिनल वोल्टता। चलो टर्मिनल वोल्टता कैसे निकालेंगे अपन, एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। V बराबर एप्सिलॉन प्लस आई आर, ये वैल्यू होता है V बराबर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में देखो 8 वोल्ट, इधर 8 आ जाएगा। I की वैल्यू कितनी है बेटा, I अपन ने निकाला 7 एम्पियर, स्मॉल r कितना है 0.5, तो V बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 पंजे 35, यानी कि 3.5, कितना हो गया 8 और 3 11.5 वोल्ट। कितना आंसर आ गया बेटा, 11.5 वोल्ट, ये अपना आंसर आ गया। चलो तो ये चीजें अपनी क्लियर हो गई। सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, हाँ, परिपथ में अगर अपन श्रेणी क्रम ही यूज क्यों करते हैं। देखो मैं बताता हूं, आपको ये पता है कि श्रेणी क्रम का प्रतिरोध आप इसके साथ इसको जोड़ोगे, दोनों मिलकर प्रतिरोध को अधिकतम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अधिकतम मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अपन श्रेणी क्रम यूज करते हैं। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा तो जो धारा होगी आई बराबर V बटे आर, आर ज्यादा होगा तो धारा क्या होगी, कम होगी, परिपथ का जलने का खतरा नहीं रहेगा। उच्च मान की धारा को कंट्रोल करने के लिए अपन श्रेणी क्रम का यूज यहां पे करते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
हाँ बेटा, अपना क्वेश्चन नंबर 3.11 कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3.12 पे चलते हैं। बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और लास्ट के दो क्वेश्चन अपने और बच रहे हैं बेटा, 3.12 और 3.13। तो 3.12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं। किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार की 35 सेंटीमीटर की लंबाई पे प्राप्त होता है। यानी कि लंबाई दे रखी है तुमको L1 कितनी, 35 सेंटीमीटर, और विद्युत वाहक बल भी कितना दे रखा है, 1.25 वोल्ट। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, है ना, अपन दूसरा सेल यूज में करेंगे, यानी कि सपोज करो E2 वाला सेल अपन लाएंगे, इसको प्रतिस्थापित करेंगे, तो उस कंडीशन में संतुलन बिंदु कितने सेंटीमीटर पे प्राप्त होता है, 63 सेंटीमीटर पे प्राप्त होता है। तो बताओ दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, सिंपल सी बात है। इसको सोल्व करने के लिए अपने पास क्वेश्चन कौन सा है, अपने पास ये बताओ 3.12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या दिया गया है, हाँ बेटा क्या दिया गया है बताओ। अपन को दिया गया है E1, कितना दिया गया है E1, 1.25 वोल्ट। कितना दिया है बेटा, 1.25 वोल्ट। अच्छा, दो लंबाई दे रखी है L1 और L2। तो L1 कितना दिया गया है, L1 है 35 सेंटीमीटर और L2 अपना है 63 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पता है मीटर सेतु में या व्हीट स्टोन में 100 सेंटीमीटर के वायर होते हैं, तो मीटर में लेने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर सफिशिएंट है, चल रहा है। अच्छा, उसके बाद अपन को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आ जाओ भाई। अपन को ज्ञात करना है यहाँ पे E2 यानी कि दूसरे वाले जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल कितना होगा। विभव मापी के अनुप्रयोग अपन ने पढ़े हुए हैं, कौन सा वाला अनुप्रयोग यूज करेंगे, देखो प्रश्न अनुसार, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, चूंकि हम जानते हैं कि, आपको सबको पता है ये फॉर्मूला, कौन सा वाला बेटा, E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, यानी कि विद्युत वाहक बलों का अनुपात उनकी लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा, इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, मतलब E2 बटे E1 बराबर L2 बटे L1 होगा कि नहीं होगा। मुझे E2 निकालना है, वज्र गुणा कर दूं क्या, तो मेरे पास E2 क्या हो जाएगा बेटा बताओ, L2 बटे L1 गुणा E1, समस्त ज्ञात मान रख दे अपन, सारी वैल्यू रख दो। L2 का मान कितना है 63, L1 का मान कितना है बताओ 35, ठीक है। E1 का मान कितना है 1.25, ठीक है बेटा। अब जब इस पूरे को तुम अच्छे से सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 2.25 वोल्ट। कितना आएगा, 2.25 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3.12 आपका एनसीईआरटी का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ बेटा, अब अपना इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 3.13। अब देखो 3.13 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, यानी कि इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व आपको दे रखा है स्मॉल m की वैल्यू, ठीक है। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा। लंबाई कितनी दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है 2 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर, और इसमें 3 एम्पियर की क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखो क्या क्या दे रखा है अपने पास, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व m का मान कितना दे रखा है भाई 8.5 गुणा 10 की घात 28, ठीक है, प्रति मीटर क्यूब। ये अपन को m की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, लंबाई कितनी दे रखी है बेटा 3 मीटर अपन को दे रखी है ना। विद्युत धारा भी कितनी दे रखी है अपन को 3 एम्पियर की दे रखी है ना। अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना दे रखा है 2 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर अपन को दे रखा है। तो ये सब तो वैल्यू दे रखी है, निकालना क्या है, कितना समय लेगा, आपको समय निकालना है। तो एक चीज आप ध्यान रखो, जब आपके पास लंबाई है, ठीक है, और समय निकालना है तो वेग की जरूरत पड़ेगी,
तो पहले तो वेग निकालना पड़ेगा। और याद करो, हम जानते हैं क्या, अपवहन वेग के सूत्र से, अपवाह वेग बोल दो चाहे अपवहन वेग बोल दो, तो अपवाह वेग के सूत्र से सरस्वती माँ के हाथ में जो उपकरण होता है, मैंने कई बार क्लासेस में भी डिस्कस किया है, क्या होता है फॉर्मूला, आई बराबर वी ना वी डी, इसको वी बोल दे, आई बराबर वी ना। अपन को क्या निकालना है, ठीक है, वेग निकालना है, तो ई एन ए का भाग दे दे बेटा इसमें, तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, आई बटे ई एन ए, समस्त ज्ञात मान रख दे, आई का मान 3 एम्पियर, इलेक्ट्रॉन पर, हाँ बेटा स्मॉल ई का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात -19, है ना। एन का मतलब संख्या घनत्व कितना दे रखा है 8.5 गुना 10 की घात 28, ये संख्या घनत्व दे रखा है, ठीक है। ए का मतलब अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्र में कितना दे रखा है 2 गुना 10 की घात -6, क्लियर। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। पहले वी डी बराबर, अपने पास इधर देखो, समझने की कोशिश करना सभी बच्चे, है ना। 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 17 आएगा कि नहीं आएगा, 17 आएगा ना भाई, 85 दूनी 170, पॉइंट लगाएंगे, तो देखो ऊपर तो 3 रहने दो, नीचे कितना आएगा 1.6 गुना इधर क्या हो गया 17। अब घातों को सोल्व करते हैं, 10 की घात -19 और -6 -25, 28 में से 25 गया तो 10 की घात 3 प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो अपने पास क्या हो जाएगा, पॉइंट घटाएंगे 0, होगा कि नहीं होगा, तो 30 बटे 16 इंटू 17 और 10 की घात -3। जब इस पूरे को सोल्व करोगे तो अपने पास वेग क्या निकल कर आएगा बेटा, अपने पास वेग निकल कर आएगा 1.1 गुना 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकेंड, क्या निकल कर आएगा, है ना भाई, घातें शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि आंसर पॉइंटों में आ रहा है, 1.1 गुना 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकेंड, ये वेग आ गया। अब इसके बाद समय पूछ रहा है, तो देखो समय कैसे निकालेंगे, समय निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है अपने पास भाई, अपन को टाइम निकालना है, तो आपने पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, वेग बराबर दूरी बटे समय, तो लंबाई भी तो एक तरह की क्या है बेटा, दूरी तो होती है, तो समय निकालना है तो समय को इधर भेज दो, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे वेग, दूरी अपन ने लंबाई मान ली, वेग अपन ने वीडी मान लिया। लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 3 मीटर, तो देखो लंबाई अपने पास 3 मीटर, वेग कितना है बेटा 1.1 गुना 10 की घात -4, पॉइंट हटा तो 0, 11 दूनी 22 यानी कि समथिंग 2 बार भाग जा रहा है इसका, तो आपके पास जो टाइम निकल कर आएगा वो टाइम क्या निकल कर आएगा 2.73 गुना 10 की घात -4, ऊपर जाएगा तो 10 की घात +4 सेकेंड। तो अपने पास कितना समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को 2.73 गुना 10 की घात 4 सेकेंड, ठीक है। तो आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3.13 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी क्या हो चुके हैं बेटा, कंप्लीट हो चुके हैं। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जो YouTube पे मिल रहा है उसकी वजह से ही हम आपके लिए इतनी मेहनत कर पा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं मैंने अपने YouTube चैनल पे, फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो चुका है, थर्ड वाला भी आज कंप्लीट हो गया, ये लास्ट न्यूमेरिकल था, ठीक है बच्चों। तो सभी को अच्छे से वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।